जी सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। चैप्टर नंबर 3 वैल्यू ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय करते हुए सर कर हर मैदान फतेह, और हर मैदान आपका फतेह होगा अगर आपने पूरे डेडिकेशन के साथ अपना पूरा पावर लगा दिया, पूरा दम लगा दिया है पढ़ाई की तरफ, क्योंकि सर जो मिशन पे हम लगे वो मिशन के लिए पूरी ताकत चाहिए। आइए सरकार हम पढ़ते हैं क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 3। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 15 ने वैल्यूएशन की बात करी है। सर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? सबसेक्शन 1 योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है सर विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, उसी को वैल्यू कहेंगे। इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन, क्लियर, उस एक्चुअल वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पर हाँ ध्यान रखना, अगर बायर और सेलर रिलेटेड है तो सेक्शन में 15 सबसेक्शन 4 लगेगा, और बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है पर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो अगेन सेक्शन में 15 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या? रेफर करें वैल्यूएशन रूल्स जो हम बात करेंगे। प्लस सेक्शन में 15 सबसेक्शन 5 बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ सप्लाईज को नोटिफाई करके बता देंगे कि इनका वैल्यू ये रहेगा, वो भी हम पढ़ेंगे रूल्स के अंदर, जैसे फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हम पढ़ेंगे आगे बेटा, क्लियर। तो सर वो सेक्शन 15(4) और 15(5) हम पढ़ेंगे थ्रू वैल्यूएशन रूल्स। आइए सेक्शन 15(1) बोलता है क्या? आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, और उसी पे जीएसटी लगेगा, क्लियर। पर सर सेक्शन 15(2) बोलता है क्या? फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो सर इन सबको इंक्लूड करना है। सबसे पहला क्या है? ऑल टैक्सेस, भले वो म्युनिसिपल टैक्सेस हो, एक्साइज हो, वेट हो, क्लियर, किसी भी तरह का कोई भी टैक्स, कोई भी सेस, कोई भी ड्यूटी, कोई भी नाम दे दे बेटा, क्लियर, वो सब वैल्यू में ऐड करना है एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, क्लियर। सर ध्यान रखना बेटा, टीसीएस, इनकम टैक्स में जो टीसीएस लगता है वो सिंस टैक्स लेविड ऑन गुड्स नहीं होता है बेटा, वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। देन सर कोई एक्सपेंस विच द सप्लायर इज सपोज टू इंकर, जैसे F4 बेस पे डिलीवरी है तो सर F4 मतलब कस्टमर के घर तक डिलीवरी मेरे को देना है, पर उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस्ट, पर सर वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डायरेक्ट कस्टमर ने ट्रांसपोर्टर को पे कर दिया है, तो ऐसे केस में एनी एक्सपेंस विच द सप्लायर इज सपोज टू इंकर, और वो सप्लायर ने इंकर नहीं किया, डायरेक्ट रेसिपिएंट ने थर्ड पर्सन को दे दिया है, तो वो भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। सेक्शन 15(2) से क्या बोलता है? अगर कोई एक्सपेंस विच द सप्लायर इज सपोज टू इंकर और उसने इंकर किया है पर उसने बिल में अलग से लिख दिया, जैसे कमीशन हो गया, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, डिलीवरी चार्ज हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, सेकेंडरी पैकिंग हो गया, स्पेशल पैकिंग हो गया, ये सब वैल्यू में इंक्लूड करने का अगर आपने प्राइस में अलग से लिखा है तो, क्लियर। ध्यान देना बच्चों, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले कि एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है कि F4 बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमेशा मानना कहीं वो F4 बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ट्रांजिट इंश्योरेंस वगैरह जो होते हैं जब तक आप कस्टमर का डिलीवर नहीं करते तब तक का कॉस्ट आपको ऐड करके वैल्यू में इंक्लूड करना है। एवरीथिंग विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बच्चों, क्लियर। पर ध्यान रखना, एनी एक्सपेंस विच द सप्लायर हैज इंकर्ड एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है, हम पढ़ेंगे आगे रूल नंबर 33 में। सर आइए बच्चों, अगर हमने ऑलरेडी बात करी हुई क्या, अगर सप्लायर ने ओवर एंड अबव द प्राइस कस्टमर से इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी, पेनल्टी या कुछ भी ओवर एंड अबव द प्राइस चार्ज किया है वो भी वैल्यू में इंक्लूड होगा, और उस पर भी जीएसटी लगेगा। एंड सर ध्यान देना, लास्ट पॉइंट क्या है? सब्सिडी। सर अच्छा एक बात और, उससे पहले ध्यान देना बच्चों, इंटरेस्ट के बारे में मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में भी बात करी थी आपसे। इंटरेस्ट जब रिसीव होता है, डिलेड पेमेंट चार्जेस जब रिसीव होते हैं, उसके टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जब वो पेमेंट रिसीव होता है, क्लियर। अब ध्यान देना बच्चों, अब सर जैसे जनवरी में आपने सप्लाई किया पर पेमेंट लेट आया, कब? सर नवंबर मंथ में, नवंबर में जो पेमेंट आया वैल्यू सप्लाई के लिए प्लस इंटरेस्ट भी अलग से आपने ले लिया, तो इंटरेस्ट के लिए टाइम सप्लाई होगा क्या? नवंबर, पर ओरिजिनल सप्लाई के लिए जनवरी ही टाइम सप्लाई है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था टाइम सप्लाई में। अब मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बोलते क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000 और कुछ भी नहीं बोला है, तो मानना वो 5,000 क्या है? इंक्लूसिव जीएसटी है। पर अगर लैंग्वेज ने सर लास्ट में बोल दिया क्या, ऑल फिगर्स गिवन अबव और विदाउट टैक्सेस, जीएसटी अलग से और लिया है, तो बात अलग होगी, अदरवाइज उसको इंक्लूसिव जीएसटी मान के फिर वैल्यूएशन निकालना बेटा। आइए सब्सिडी, सर अगर आपको ओवर एंड अबव द प्राइस सर सब्सिडी अलग से और मिली तो सब्सिडी विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई इफ दैट सब्सिडी इज लिंक्ड विद द प्राइस। Subsidy which is directly linked to the price will always form part of value supply except subsidy given by central government, state government or union territory or local authority बेटा, हाँ है ना भाई। अगर central government, sorry, if subsidy is given by central government or state government, sorry, subsidy given by central government or state government है तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का, अदरवाइज सारी सब्सिडी को वैल्यू में इंक्लूड करने का। अब ध्यान देना बच्चों, सर ध्यान देना, इट शुड बी लिंक्ड विद द प्राइस। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां गलती होती है बच्चों से, कि अगर सपोज मान लो वैल्यू सप्लाई था 1 लाख रुपए, 1 लाख के अलावा सर आपको सर उस कंपनी जो कस्टमर था उसी कंपनी ने आपको 20,000 रुपए सब्सिडी अलग से दिया है, तो ऐसे केस में वो 20,000 रुपए भी वैल्यू का पार्ट बनेगा इफ इट इज लिंक्ड विद द प्राइस, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, सर क्वेश्चन जब देता है लैंग्वेज
तो उसमें लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स दे दिया 1 लाख रुपए, फिर नीचे दे दिया क्या सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम होल्डिंग कंपनी या एक्सवाइजेड एनजीओ वगैरह कुछ भी लिख दिया, कितना 20,000 रुपए, एंड सब ब्रैकेट में लिख दिया क्या द लिस्ट प्राइस गिवन अबव इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। ऐसा देता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल प्राइस था 1,20,000 रुपए और सब्सिडी मेरे को मिल रही है किसी और पर्सन से, इसको कंसीडर करते हुए मैंने प्राइस कस्टमर से कितना लिया है 1 लाख। तो जो ऊपर 1 लाख दिया है सर उसमें से सब्सिडी लेस हो रखा है, ओरिजिनल प्राइस 1,20,000 था, आपको 1 लाख कस्टमर दे रहा है 20,000 रुपए सब्सिडी की फॉर्म में आ रहा है, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना है 1,20,000, तो 20,000 रुपए को भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे और पूरे 120 पे क्या लगेगा जीएसटी, भारत माता की जय। पर यही सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी होती तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते, ऐसे केस में मेरे इस एग्जांपल में 1 लाख ही आंसर होता। ये हो गया क्या 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 आपको वैल्यू में इंक्लूड करना है इस पर सेक्शन नंबर 15। आइए सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या वैल्यू से एक्सक्लूड करना, दो चीजें क्या सर, क्लोज ए बोलता है डिस्काउंट और क्लोज बी बोलता है क्या वो भी डिस्काउंट। सर क्लोज ए बोलता है क्या ऑन द स्पॉट अगर आपने डिस्काउंट दिया और वैल्यू में सर आपने बिल पे उसको अलग से लिख के डिडक्शन दिया है सर और नेट प्राइस कस्टमर से लिया, तो ऐसे केस में नेट वैल्यू जो आपने कस्टमर से लिया है आफ्टर डिस्काउंट उसी पे जीएसटी लगाने का है, जो आपने ऑन द स्पॉट सप्लाई के वक्त जो डिस्काउंट दिया वो वैल्यू से एक्सक्लूड करने का। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 क्लोज में भी बोलता है क्या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी वैल्यू से एक्सक्लूड होगा कब सर, उसमें 2-3 कंडीशन से ध्यान देना बेटा। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये पता होना चाहिए कि ऐसा होने पे बाद में डिस्काउंट मिलेगा, सो इट शुड बी प्री एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, तो ये पता होना चाहिए कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा। सर सेकंड ध्यान देना जो डिस्काउंट आपने दिया है वो क्रेडिट नोट के थ्रू दोगे आप, क्लियर, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा कस्टमर को और क्रेडिट नोट में उन सारे इनवॉइसेस का रेफरेंस नंबर होगा जिसके लिए उसने डिस्काउंट दिया है, तो इट शुड बी लिंक्ड विद द ओरिजिनल इनवॉइसेस। एंड थर्ड कहता है क्या सर जितना आपका लायबिलिटी कम होगा उस क्रेडिट नोट की वजह से उतना प्रोपोर्शनेट रेसिपिएंट ने आईटीसी क्या होना चाहिए रिवर्स क्या होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सर ऐसे केस में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा और ऐसे केस में उस महीने में जिस महीने में आपने क्रेडिट नोट इशू किया उस महीने में आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, भारत माता की जय। सर आइए ये था आपका सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 और 5 की बात मैंने ऊपर कर लिया आपसे बेटा। अब एक सर्कुलर था कि सर अगर मान लो स्टेगर डिस्काउंट जैसे बाय मोर सेव मोर अगर ऑफर दिया है तो सर ऐसे केस में क्या हुआ है आपने ऑन द स्पॉट जब सप्लाई किया तभी आपने डिस्काउंट दिया, सब तभी डिस्काउंट दिया तो नेट वैल्यू जो होगा उस पर जीएसटी लगेगा, बात खत्म बच्चों। सर अब आ रहा है क्या पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट, जैसे मैंने बोल दिया साल भर में अगर आप 1 करोड़ का परचेस करोगे तो 10% डिस्काउंट, साल भर में अगर आप 15 करोड़ का परचेस करोगे तो 15% डिस्काउंट, तो वॉल्यूम डिस्काउंट टर्नओवर डिस्काउंट दे रखा है पीरियोडिक एंड पर, तो ऐसे केस में एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता है कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई अगर करता है तो वैल्यू से क्या कर देंगे एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब बाद में क्रेडिट नोट इशू कर देना अगर वो कंडीशन पूरी करता है तो, और जितना आपका लायबिलिटी कम हो उतना प्रोपोर्शनेट रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ये वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। अब आता है क्या सेकेंडरी डिस्काउंट, जैसे कैश डिस्काउंट बेटा, कैश डिस्काउंट मतलब सर आपने 2 महीने का हमने आपको उधार दिया था, आपने 15 दिन में पेमेंट मेरे को कर दिया, मैंने आपको कैश डिस्काउंट दे दिया 5% बेटा, तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है पर इट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, क्लियर, ये एडोक बेस पे डिस्काउंट दिया है, ये वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा, ऐसे केस में फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू होगा, जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा, जीएसटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही रहेगी बेटा, क्लियर, डन, भारत माता की जय। सर और हाँ मैंने आपको बता रखा है क्या अटेंशन सब्सिडी गिवन बाय पर्सन और एंटिटी अदर देन गवर्नमेंट तभी वैल्यू का पार्ट बनेगी जब इट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू प्राइस हो, प्राइस से रिलेटेड होना चाहिए, प्राइस उसकी वजह से कम होना चाहिए तभी जाके सब्सिडी वापस से वैल्यू में ऐड करेंगे, क्लियर, डन। अब सर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है क्या 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 वैल्यू में इंक्लूड करना है क्या क्या नहीं करना है, उसका एक लिस्ट दे रखा है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट देख लीजिए आप पढ़ना चाहे तो। सर सारे चार्जेस अगर कोई भी एक्सपेंस विद द सप्लायर इज सपोज टू इंकर उसने इंकर किया और वैल्यू में अलग से लिख दिया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, उसको ऐड करना है वैल्यू में। सर कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन हो गया, ये सर जस्ट एग्जांपल दे रखे सब इंक्लूड करना है, ड्राइंग डिजाइन इंजीनियरिंग चार्जेस टेस्टिंग चार्जेस में नाम पढ़ रहा हूँ केवल, फ्रेट फ्रॉम सेलर प्रीमाइसेस टू बायर्स प्रीमाइसेस, इंश्योरेंस चार्जेस, पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज बाय सेलर फॉर डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज बाय सेलर फॉर डिलेड पेमेंट बट वेव्ड लेटर ऑन, तो अल्टीमेटली रिसीव नहीं हुआ तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, सर रिसीव होगा तो वैल्यू का पार्ट बनेगा। सर इंस्पेक्शन चार्जेस, लोडिंग वेमेंट चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग हो, प्रोटेक्टिव पैकिंग हो, सेकेंडरी पैकिंग हो, स्पेशल पैकिंग हो, वेरी वेरी स्पेशल पैकिंग हो, सब ऐड करने का बेटा। फिर सब्सिडी डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का।
क्लियर, कुछ नहीं करने का। मेरे इस एग्जांपल में 1 लाख ही वैल्यू रहेगा ऐसे केस में। एंड सर सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट है तो ऐड करने का, टैक्सेस चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस तो ऐड करने का। एंड सर डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो लेस करने का, और डिस्काउंट बाद में सप्लाई बाद में दिया है तो अगर वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी की कंडीशन पूरी करता है तो बाद में क्रेडिट नोट इश्यू कर देना, आपका वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा। क्रेडिट नोट इश्यू करने से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। भारत माता की जय। आइए अब वैल्यूएशन रूल्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हम रूल नंबर 27 बोलता है क्या सर, अगर व्हेन द एंटायर कंसीडरेशन इज नॉट इन मनी, मतलब मनी प्लस काइंड में कंसीडरेशन है या केवल काइंड में कंसीडरेशन है, तो सबसे पहली बात तो सर ओपन मार्केट वैल्यू, जैसे मोबाइल फोन एक्सचेंज कराया आपने तो सर अगर मोबाइल फोन एक्सचेंज वाला ऑफर नहीं लिया होता तो कितने में मोबाइल बिकता, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में मनी में जो आपने कंसीडरेशन दिया है वो प्लस जो काइंड में एक्सचेंज में आपने गुड्स दिया है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी वो हम कंसीडर करेंगे। वो भी अगर अवेलेबल नहीं है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू क्या है वो लेंगे, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं तो रूल नंबर 27 बोलता है क्या, रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। रूल नंबर 30 बोलता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%। 30 और 31 पहले पढ़ लेते हैं सर, आइए। 30 बोलता है क्या सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और अगर आप ट्रेडर हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस 10% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्लस 10% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर, पर अगर उससे भी वैल्यू नहीं आ रहा तो रूल नंबर 31 बोलता है क्या, रेसिडुअल मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सर क्या होगा, अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके रीजनेबल मीन्स which are consistent with the principles and general fundamentals of section 15 and valuation rules, उसको फॉलो करते हुए सर वैल्यू निकाला जाएगा अगर आपका वैल्यू अबव रूल से नहीं आ रहा है तो। और हाँ यहाँ पे एक बात और कही है कि सर्विसेज के लिए आप चाहो तो रूल नंबर 30 फॉलो ना करे, डायरेक्ट 31 पे आ सकते हो फॉर सर्विसेज। क्लियर, डन। ये था आपका रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31। आइए रूल नंबर 28 की बात करते हैं। व्हेन सप्लाइज आर मेड टू रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन, when supplies of goods or service or both are made to distinct person or related person but other than agent। एजेंट के लिए रूल नंबर 29 दे रखा है बेटा। सोल सेलिंग एजेंट क्या होता है, रिलेटेड पर्सन कहलाता है, पर उसके लिए रूल नंबर 29 देखिएगा, 28 नहीं देखेगा। आइए अब सर अगर आपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया तो पहले मैं आपको कोई अच्छा पॉइंट पढ़ा देता हूं फिर ये रूल पढ़ता हूं बेटा। यहां बोल दिया है क्या, यहां पे एक प्रोवाइजो दे रखा है और बोलता है क्या बच्चों, अगर आपका जो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है उसको अगर फुल आईटीसी मिलता है ऐसे केस में जो आपने प्राइस लिखा है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, उसको चैलेंज नहीं करेंगे। बिल पे जो पैसा लिख दिया, जो वैल्यू लिख दी, बात खत्म, वी विल नॉट चैलेंज इट, उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान के बात खत्म कर देंगे। क्लियर, पर आपका रेसिपिएंट जो आपका रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन उसको अगर फुल आईटीसी नहीं मिलता है तो ऐसे केस में सर रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 1 बोलता है क्या, ओपन मार्केट वैल्यू देखा जाएगा, वो अगर अवेलेबल नहीं तो सर गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू देखी जाएगी, वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रही तो रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्लियर, ये आपका रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 1 खत्म होता है। अब पर इसमें एक बात और कही है कि अगर आपका रेसिपिएंट उन गुड्स को सेम कंडीशन में आगे बेचता है, जो आपका रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेम कंडीशन में अगर उन गुड्स को आगे बेचता है तो जिस प्राइस पर सर जो प्राइस उसके यहां पर गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की चल रही है उसका 90% अगर आप ले लोगे तो भी हम उसको वैल्यू मान लेंगे। और ये दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो ये तीनों फॉलो करो, आप चाहे तो ये तीनों फॉलो ना करो, डायरेक्टली ये ऑप्शन फॉलो करके 90% वाला वैल्यू ले सकते हो। जो फायदेमंद आप लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर हाँ सुनिए, ये सब का झगड़ा आएगा ही नहीं अगर आपके रेसिपिएंट जो यूनिट है उसको अगर फुल आईटीसी मिलता है तो टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, वहां पे तो एक्चुअल वैल्यू को ही क्या मान लिया जाएगा, ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। ध्यान देना बच्चों, इस पे दिमाग जरूर लगाना बेटा आप। आइए रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 बोलता है क्या, कॉर्पोरेट गारंटी के केस में, किसी केस में बच्चों कॉर्पोरेट गारंटी के केस में क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी ने बोल रहा हूं मैं सर, डायरेक्टर ने अगर गारंटी दी है तो हमने सर्कुलर पढ़ा हुआ है क्या, वहां पे तो डायरेक्टर कैन नेवर चार्ज एनी गारंटी फीस फ्रॉम दी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, इसलिए वहां वैल्यू हमेशा नील मानी जाती है। पर अगर किसी कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी वगैरह ने या किसी और कंपनी ने आपके लिए गारंटी दी किसी बैंक से लोन लेने पर बेटा, तो ऐसे केस में उसका वैल्यू क्या होगा, जो एक्चुअल गारंटी कमीशन उसने चार्ज किया वो या 1% ऑफ दी amount of guarantee offered, whichever is higher shall be the value of supply in case of corporate guarantee। okay done sir, इधर रूल नंबर 28 ये रहा, पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी का सर्कुलर दे रखा है बच्चों। सर अगर पर्सनल गारंटी दी किसने, डायरेक्टर ने, तो एज पर आरबीआई सर्कुलर डायरेक्टर कैन नेवर चार्ज एनी गारंटी कमीशन फ्रॉम दी कंपनी, इसलिए ऐसे केस में ओपन मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज नील, और नील अगर वैल्यू है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, ध्यान देना बच्चों, डायरेक्टर और कंपनी रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं पर वहां पे वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी नील। ओके, कॉर्पोरेट गारंटी अगर होती है तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, जैसे होल्डिंग कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां पे रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 लगेगा, और एक्चुअल जो उसने गारंटी कमीशन चार्ज किया वो, या फिर
सर 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन व्हिचएवर इज हायर शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। क्लियर। रूल नंबर 29 कहता है क्या, अगर आपने एजेंट को सप्लाई किया या एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया तो व्हाट विल बी द वैल्यू, अगर वो सप्लाई के स्कोप में आता है। हमने पढ़ा हुआ है शेड्यूल 1। सर शेड्यूल 1 में पढ़ा है क्या, प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई के स्कोप में आता है अगर एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल या एजेंट इज रिसीविंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। बेटा हाँ है ना भाई, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा, ओपन मार्केट वैल्यू। कि अगर आपने एजेंट नहीं बेचा होता, भेजा होता, किसी और को बेचा होता, कितने में बेचा होता, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू। और उससे अगर ओपन मार्केट वैल्यू या फिर चॉइस है बेटा, या फिर 90% कि रेसिपिएंट अगर सेम कंडीशन में गुड्स को आगे बेच रहा है तो उसका गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का वैल्यू अभी क्या है, उसका 90% वैल्यू ले लीजिएगा सर, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। पर हाँ एक ऑप्शन दे रखा है, या तो ओपन मार्केट वैल्यू या 90%। उससे भी अगर आंसर नहीं आ रहा तो रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन सीक्वेंस। ये था रूल नंबर 29। 30 31 की हमने ऑलरेडी बात कर ली। आइए आपके काम का रूल आ गया बेटा, क्या सर, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, अरे हाँ है ना भाई सर, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसिंग के केस में वैल्यू क्या होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ते वक्त कि सर लॉटरी के केस में क्या होता है, जो प्राइस आपने फेस वैल्यू पे लिखी है उसकी लॉटरी पे, फेस वैल्यू ऑफ दी टिकट, लॉटरी टिकट, या फिर जो प्राइस स्टेट गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है लॉटरी, उसने अपने ऑफिशियल गजट में जो प्राइस लिखा है वो, इनको दोनों प्राइस को अलग अलग रखो, डिवाइड बाय 128 इंटू 100 करिए, जो वैल्यू आ रहा है उसमें जो हायर वैल्यू है सर दैट विल बी कंसीडर्ड एज वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट बेटा। ठीक है। एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल क्लेम्स इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बैटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब, वहां पे क्या होता है, जितना बैट वैल्यू लगाया है उसका 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बैट और द अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइज्ड इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे 28% टैक्स अलग से लगता है बच्चों। हाँ है ना भाई। चलिए 31B ये भी आपके काम आएगा अगर आप सर जंगली रमी पर आओ ना महाराज और महाराज पहुंच गए तो ऑनलाइन मनी गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में वैल्यू क्या होगा, जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, जितना आपने अमाउंट पे किया है, बात खत्म, उस पे 28% टैक्स लग जाएगा बच्चों। ठीक है। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए सर आपने पे किए ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेटा, बाद में आपके 70,000 रुपए बच गए, 70,000 बच गए, वो अगर आप रिफंड लेते हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 70,000 पे जो टैक्स बनता है उसका हम रिफंड आपको नहीं देंगे। 1 लाख जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू, बात खत्म। कोई भी अमाउंट अगर आपने रिटर्न लिया, रिफंड लिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेम इज द केस विद द सर कैसीनो ऑल्सो बेटा, अगर आपने कैसीनो में कोई टोकन्स, चिप्स, टिकट्स, कॉइन या कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कोई भी गेम में पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, जो अमाउंट आपने पे किया है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू, और उस पर लगेगा जीएसटी 28% उसके ऊपर बेटा। हाँ है ना भाई। प्लस अगर मान लो कल को अमाउंट बच गए, होता ना चिप्स कॉइन्स वगैरह बच गए अगर आपके पास, वो चिप्स और कॉइन आप जब रिटर्न करते हो तब जितना रिटर्न किया है उसने पैसा, उससे कोई मतलब नहीं है, डिडक्शन नहीं होगा। जो अमाउंट आपने ओरिजिनली पे किया था उस पर जीएसटी लग गया। पर हाँ एक रूल नंबर 31B जो भी हमने पढ़ा ऑनलाइन गेमिंग और सर कैसीनो के केस में एक कॉमन बात कही है, दोनों के लिए बात कही बेटा, क्या कि मान लो आप कैसीनो में गेम खेल रहे हो बेटा और वहां पे 1 लाख रुपए के आपने कॉइन लिए और 1 लाख का गेम आपने खेले और उसमें आप जीत गए, और जब होता शाना बन गया, 50,000 रुपए जीत गए बेटा। अब आपने 50,000 के कॉइन आपको मिल गए बेटा। ठीक है। अब आपने 50,000 के कॉइन को वापस से उसी गेम में इन्वेस्ट किया है, किसी और गेम में इन्वेस्ट किया, तो उसको ये नहीं मानेंगे कि आपने अमाउंट और पे किया है, मतलब जो विनिंग अमाउंट है उसको अगर आप वापस से गेम खेलने के लिए यूज करते हो तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओरिजिनली पैसा कितना दिया, 1 लाख, बस 1 लाख पे जीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। क्लियर। जो अमाउंट आप जीतते हो और वापस अगर उसको आप गेम में यूज करते हो तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव एडेड द मनी। क्लियर। और उस पर जीएसटी नहीं पे करना है। क्लियर। आप उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हो, फर्दर किसी गेम में या इवेंट में लगा रहे हो, उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। पर अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको पता है क्या, विड्रॉल के अमाउंट पे तो वैसे भी जीएसटी रिफंड नहीं मिलता है। क्लियर। डन। आई होप पॉइंट समझ में आया। और इसका एक बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन सर मैंने आपको क्वेश्चन बुक में दे रखा है। ओके बच्चों। आइए बच्चों रूल नंबर 32 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन सर्टेन केसेस। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 1 यहाँ नहीं दे रखा समरी बुक इसलिए बेटा, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 1 में बोला है क्या, इन फॉलोइंग केसेस में सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो वैल्यू इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाल सकता है। अब सर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 बोलता है क्या, इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का अगर आप काम कर रहे हो, मनी एक्सचेंज का काम कर रहे हो आप, या फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हो या ऑथराइज्ड बैंक हो, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा। इसमें 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 बोलता है क्या, सर अगर उस करेंसी का आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो जो रेट आपने कस्टमर से चार्ज किया है उसको
कंपेयर करेंगे किसे, आरबीआई रेफरेंस रेट से, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कमीशन होगा, उस पर लग जाएगा क्या वैल्यू, उसको बोलेंगे क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर लग जाएगा जीएसटी। और सर अगर किसी करेंसी का आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर का 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर लगेगा जीएसटी। और हाँ, अगर मान लो डॉलर दिया और पाउंड लिया, इफ नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज्ड इज आईएनआर, तो ऐसे केस में दोनों करेंसी का आरआरआर आरबीआई रेफरेंस रेट यूज करके आईएनआर में कन्वर्ट करो, और दोनों में जो कम अमाउंट आएगा whichever is less, उसका 1% shall be the value of supply। क्लियर? अब ये ऑप्शन आपको दे रखा है, पर हाँ सर इसमें एक ऑप्शन इसकी मोर दे रखी है। अगर आपने ये ऑप्शन लिया, ऑप्शन नंबर 2 प्लस में बी जो कहता है, अगर आपने ये ऑप्शन लिया तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ऑप्शन चेंज नहीं कर पाएंगे, चेंज ऑफ फाइनेंशियल पे ऑप्शन चेंज कर पाएंगे बेटा। जैसे मिड ऑफ द ईयर में आप इस ऑप्शन में आ तो सकते हो, बट विड्रॉल इज अलाउड ओनली ऑन चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये ऑप्शन बोलता है क्या कि कुछ नहीं, पर कस्टमर जो ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है, पर ट्रांजेक्शन वो कितना अमाउंट का हो रहा है देख लो सर। मान लो मैंने 20,000 रुपए कन्वर्ट कराया, किसने 1 लाख रुपए कन्वर्ट कराया, किसने 10 लाख रुपए कन्वर्ट कराया, किसने 1 करोड़ रुपए कन्वर्ट कराया, तो सर ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर जो था उसका 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर का 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, पर उसके लिए भी स्लैब दे रखा है अप टू ₹1 लाख। सर अगर 1 लाख तक का अमाउंट एक्सचेंज था तो 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड सर 1 लाख से ऊपर गया तो 1 लाख पर 1% के हिसाब से 1000 तो हो ही गया, उससे ऊपर जितना भी गया उसका 0.5% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड सर वो भी 10 लाख तक, और 10 लाख से ऊपर गया तो 10 लाख पर सर 5500 हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट 1 लाख पर 1% से 1000, नेक्स्ट 9 लाख पर 0.5 के हिसाब से 4500, टोटल हो गया कितना 5500, प्लस 10 लाख से ऊपर जितना भी गया उसका 0.1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस पर लग जाएगा क्या जीएसटी। हाँ है ना भाई? क्लियर? ये हो गया क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर हाँ इसमें एक मिनिमम का स्लैब दे रखा है, मिनिमम कितना है 250 एंड मैक्सिमम 60,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन। Here shall be the value of supply। जैसे 20,000 रुपए मैंने कन्वर्ट कराया था, 20,000 का 1% कितना होता है, 20,000 का 1% कम्स टू ₹200, बट सर मिनिमम विल बी 250। हाँ है ना भाई? एंड सेम वे अगर मान लो मैंने 10 CR कन्वर्ट कराया होते तो वैल्यू कुछ भी आ रहा होता, बट सर मैक्सिमम विल बी 60,000 पर ट्रांजेक्शन। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मनी चेंजिंग। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 3 बोलता है क्या, एयर ट्रैवल एजेंट की बात कर रहा हूं मैं, एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूं। एयर ट्रैवल एजेंट के केस में बेसिक एयर फेयर जो होता है उसका 5% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइट्स। इन केस ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस सर, इंटरनेशनल फ्लाइट के केस में सर 10% ऑफ द बेसिक एयर फेयर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 4 बोलता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में क्या होगा, ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर अगर आपकी पॉलिसी इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इंश्योरेंस कम सेविंग स्कीम है, और उसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग से नहीं दे रखा है, प्रीमियम जो दे रखा है वो ग्रॉस प्रीमियम दे रखा है, तो अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग दे दिया, रिस्क कवर के लिए जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो अलग से दे दिया, तो जो रिस्क कवर के लिए इंश्योरेंस अमाउंट है उसी पे वैल्यू मानते हुए उस पर जीएसटी पे करना है। पर अगर इसमें अलग अमाउंट नहीं दे रखा तो ऐसे केस में फर्स्ट ईयर में सर 25%, कितना बेटा 25% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड सर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5% ऑफ द प्रीमियम इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, वन टाइम प्रीमियम दो बात खत्म, तो सर ऐसे केस में 10%, कितना बच्चा 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। आइए रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5, मेरे को बहुत ही सुंदर रूल लगता है ये। इन केस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, अगर आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स करते हो बेटा, तो ऐसे केस में सर ऑप्शन दे रखा रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 में कि आपने उन गुड्स को कितने में परचेज किया था और आप उन गुड्स को कितने में बेच रहे हो। अगर आप सेकंड हैंड गुड्स के डीलर हो बेटा, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, सेकंड हैंड गुड्स खरीदते हो और उसको बेच देते हो विदाउट एनी प्रोसेसिंग, और विद सच माइनर प्रोसेसिंग विच डू नॉट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक बेटा। हाँ है ना भाई? थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह कर दिया सर, थोड़ा सा नया बना दिया मोबाइल को बेटा, पुराने मोबाइल को, या कार का थोड़ा सा सर्विसिंग करके एकदम सही कर दी कार को, और अब आप उसको बेच रहे हो। जैसे केस में सेल प्राइस होती है आपकी माइनस ओरिजिनल परचेज प्राइस, जितने में आपने कार खरीदा था बेटा, लेस कर देना, जो मार्जिन अमाउंट आएगा उसी पे आपको जीएसटी पे करने का है, बात खत्म। पर कंडीशन क्या, उस गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पर ध्यान देना, अदर कॉस्ट जितने भी अदर इनपुट्स लगे आपके, अदर इनपुट्स जितने भी इनपुट सर्विसेज काम है, जितने भी कैपिटल गुड्स काम है, उन सबका आपको आईटीसी मिलता है, वहां कोई तकलीफ नहीं है। प्लस अगर कभी भी सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस नेगेटिव आ रहा है, मतलब लॉस में बेचा है, तो वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल माना जाएगा बेटा। प्लस ध्यान देना बेटा, कई बार फाइनेंस कंपनी क्या करती है, अगर डिफॉल्टिंग बोरोर ने लोन का अमाउंट रीपे नहीं किया टाइमली, तो ऐसे केस में उसकी गुड्स वो रीपर्चेज कर लेते हैं। तो जो गुड्स रीपर्चेज करी है उसका परचेज वैल्यू तो आपको नहीं पता, क्योंकि आपने तो गुड्स रीपर्चेज करी है, तो सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू अगर लेस करनी है तो परचेज वैल्यू क्या होगा, तो और उसका उस गुड्स का ओरिजिनल परचेज प्राइस क्या था, माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, वो लेस करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा
रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो आपका परचेज प्राइस आ जाएगा। उसको कंपेयर करना किससे, सेल प्राइस से। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उस पे वो क्या होगा, मार्जिन, उस पे लगेगा जीएसटी। पर हाँ अब ध्यान बेटा 5% पर क्वार्टर, नंबर ऑफ क्वार्टर कैसे काउंट होंगे, पूरे जीएसटी में ध्यान रखिएगा। क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से पूरे जीएसटी के अंदर क्वार्टर काउंट किए जाएंगे। क्लियर, प्लस देन पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी पूरा क्वार्टर मानेंगे। एंड सर यहाँ पे 5% पर क्वार्टर जो काउंट करने हैं वो कब से काउंट करने हैं, जो डेट ऑफ परचेज था, ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू, वहां से लेके जब गुड्स का डिस्पोज ऑफ किया वो डेज का, वो उतने क्वार्टर काउंट करने बेटा। आपने डिफॉल्टिंग बोरोवर से फाइनेंस कंपनी ने रीपर्चेज कब किया उससे मतलब नहीं है। ओरिजिनल जब उस डिफॉल्टिंग बोरोवर ने जब ओरिजिनली वो गुड्स परचेज किया था वहां से लेकर जब उस फाइनेंस कंपनी ने गुड्स रीपर्चेज करके बेचा, डिस्पोज ऑफ किया, वहां तक के क्वार्टर काउंट किए जाएंगे 5% पर क्वार्टर लेस करने के लिए बेटा। ओके माहौल। तो सर आइए रूल नंबर 32 सब नंबर 6 बोलता है क्या, वाउचर और कूपन केस में क्या होगा, जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज रिडीमेबल है अगेंस्ट दैट वाउचर, दैट इज द वैल्यू ऑफ वाउचर। भली वाउचर आपने 500 रुपए में बेचा पर उसके अगेंस्ट 1000 रुपए की गुड्स रिडीमेबल है तो 1000 शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द वाउचर बेटा। क्लियर। 32(7) अभी कोई एग्जांपल इसका नहीं है क्योंकि इसमें पावर दिया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है, अभी तक नोटिफाई नहीं किया, नोटिफाई करके बोल सकती है कि नोटिफाइड सर्विसेज के केस में अगर इन्होंने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दी है तो वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल, पर 8% कोई भी सर्विस नोटिफाई नहीं हुई है। क्लियर, डन। ये 32 खत्म होता है। अब रूल नंबर 33 बोलता है क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं तब मजा आएगा बेटा। अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने मेरे से कोई मशीन परचेज करी, वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक्स फैक्ट्री बेस पे, एक्स वर्क्स बेस पे। अब अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट जो किया वो एक्स वर्क्स बेसिस पे है या एक्स फैक्ट्री बेसिस है, मतलब फैक्ट्री गेट पे ही मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो प्रीमाइसेस है, मेरा जो गोडाउन है सप्लायर का, उसके गेट पे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। उसके आगे ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी सब आपकी है, मेरा हेडेक नहीं है। पर आपने बोला क्या सर प्लीज ट्रांसपोर्ट अरेंज करा दो ना। मैंने अगर आपके बिहाफ पे ट्रांसपोर्ट अरेंज करा दिया और उस ट्रांसपोर्ट को पैसा मैंने दिया है तो मैंने आपसे पूछा है कि मैं पे कर दूं गैस को, बोला हाँ पे कर दो, पर ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी किसकी, आपकी है। तो आपके बिहाफ पे मैंने उसको पे किया है, उसने जो बिल लिखा होगा वो आपके नाम पे लिखा होगा। सर मेरे नाम पे नहीं लिखा है, मैंने आपसे रीइंबर्समेंट लिया उतने अमाउंट के जितना अमाउंट मैंने थर्ड पर्सन को पे किया है, थर्ड पर्सन से मैंने गुड्स या सर्विस सोर्स करी है बेटा। क्लियर, जिसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं था, आप रेस्पॉन्सिबल थे इसको पे करने के लिए। सर आपने मुझे ऑथराइज किया और आपके बिहाफ पे मैंने इसको पे किया है और एक्जैक्टली वही अमाउंट मैंने बिल पे लिखा जो मैंने इनको पे किया है। तो ऐसे केस में दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस व्हिच इज इंकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट। और ऐसे केस में ये वैल्यू से एक्सक्लूड होगा, इसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का। भारत माता की जय। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यहां पर सर अगर मैंने थर्ड पर्सन को पे किया 1000 रुपये और आपसे लिए पूरे कितना 1100 रुपये मैंने आपसे ले लिया तो पूरा 1100 रुपये वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो प्योर एजेंट के केस में जितना अमाउंट अपने थर्ड पर्सन को पे किया उतना आपने सेपरेटली बिल पे लिखा होना चाहिए कि इतना मैं रीइंबर्समेंट ले रहा हूं, इतना मैंने थर्ड पर्सन को पे किया है। क्लियर, तो है ऐसे केस में वो प्योर एजेंट की कंडीशन सारी सेटिस्फाई होगी। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन तो पूरा वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा, जो भी आपने कस्टमर से पूरा पैसा लिया वो। क्लियर, डन। आइए इधर रूल नंबर 33 प्योर एजेंट वाला, शायद इसका एग्जांपल मैंने आपको लेक्चर में जो पढ़ा रखा है शानदार वाला, आपको रिवाइज हुआ होगा, मजा आया होगा बेटा। और ये मैंने एनालिटिकल एग्जांपल भी दे रखा है आपको, वो कस्टम्स हाउस एजेंट वाला बेटा। सर अगर कस्टम्स हाउस एजेंट की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कराने की भी थी कस्टमर के गेट तक तो वो सब कॉस्ट में हो जाएगा, वो सब वैल्यू का पार्ट बनेगा। और अगर कस्टम्स हाउस एजेंट की जिम्मेदारी केवल कस्टम क्लियरेंस कराने की थी, वहां पे जो भी चार्जेस उसने पे किए, जैसे डॉक चार्जेस पे किए, कस्टम की ड्यूटीज पे करी, कोई भी टैक्सेस वगैरह पे किए, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे किए, वो सब एज अ प्योर एजेंट कहलाएंगे और वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होंगे। पर सर अगर मान लो सर सीएचए कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए कस्टम पोर्ट पे जाता है, वो उसका फ्लाइट टिकट, उसका होटल अकोमोडेशन, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सब वैल्यू का पार्ट बनता है। ए डन। सर रूल नंबर 33 खत्म होता है। अब आइए एक सर्कुलर भी था सर एयरपोर्ट पे क्या होता है सर, एयरपोर्ट अथॉरिटीज आपको कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती बेटा, है ना भाई। तो उसके लिए वो एयरपोर्ट चार्जेस रिकवरी करते हैं, पर एयरपोर्ट चार्जेस होते हैं क्या बहुत कम। तो सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या बोला एयरलाइंस को कि जब तुम टिकट का अमाउंट कस्टमर से लेते हो तभी वो अमाउंट हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना। तो सर मैं कस्टमर हूं एयरलाइंस का। क्लियर, अब सर एयरलाइन से मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज ली, साथ में मैंने बोला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो पे करना है वो मैं आपको पे कर रहा हूं, आप हमारे बिहाफ पे उनको पे कर देना। क्लियर, तो ऐसे केस में एयरलाइंस आर जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट व्हाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस। और ऐसे केस में जो एयरपोर्ट चार्जेस है, यूजर डेवलपमेंट फीस, पैसेंजर सर्विस फीस, ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। और एयरलाइंस ने जो फेयर चार्ज किया उसमें से इस अमाउंट को एक्सक्लूड करेंगे। क्लियर, बिल में इन्होंने अलग से लिखा है, वो अमाउंट एक्सक्लूड करेंगे। जो उनका बेसिक एयर फेयर है सर उसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। और अल्टीमेटली
एयरलाइंस आर नॉट लायबल टू पे जीएसटी ऑन पैसेंजर सर्विस फी एंड यूजर डेवलपमेंट फी। क्लियर? हाँ, इन दोनों फीस पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो अल्टीमेटली दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पैसेंजर एंड दे आर कलेक्टिंग द फीस थ्रू एयरलाइंस फ्रॉम अस, तो ऐसे केस में वो वैल्यू का पार्ट बनेगा और उस पर जीएसटी लगेगा, बट एयरपोर्ट अथॉरिटीज आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच अमाउंट। सेकंड थिंग, एयरलाइंस क्या करती है बेटा, ये जब पैसेंजर से पैसा कलेक्ट करी उसके लिए 10 रुपए एक कलेक्शन फीस चार्ज करती है, कलेक्शन चार्जेस चार्ज करती है एयरलाइंस किससे, एयरपोर्ट अथॉरिटी से। तो ऐसे केस में एयरपोर्ट अथॉरिटी को वो सर्विसेज प्रोवाइड करे ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी ऑन देयर बिहाफ, तो ऐसे केस में 10 रुपए जो कलेक्शन चार्ज वो लेते हैं, 10 या जो भी लेते होंगे उस पे जीएसटी लगेगा। दे आर एयरलाइंस आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एयरपोर्ट अथॉरिटीज बेटा। आइए रूल नंबर 34, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। अब सर जब भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं हम, या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, तो सर वैल्यू अगर फॉरेन करेंसी में देगा तो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनआर में। तो किस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो, टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन होता है उन गुड्स और सर्विस का, उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज पर कौन सा, गुड्स के केस में कस्टम्स के थ्रू जो नोटिफिकेशन शुरू होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन बाय सीबीआईसी, वो हम लेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज पर। गुड्स सर्विसेज के केस में एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू जो फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी का वैल्यू होगा इन आईएनआर दैट विल बी एक्सेप्टेड, बट किस दिन का, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन का। क्लियर? डन। गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों केस में टाइम ऑफ सप्लाई लिया जाएगा, उस टाइम ऑफ सप्लाई के दिन जो वैल्यू होगी वो लेंगे। सर्विसेज में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गुड्स के केस में कस्टम्स वाला सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज। सर लास्ट रूल नंबर 35, अगर कभी भी आपको जो प्राइस चार्ज करी है वो उसमें अलग से जीएसटी नहीं लिखा है तो वो वैल्यू को क्या मानेंगे, इंक्लूसिव जीएसटी, और इंक्लूसिव जीएसटी मानते हुए सर उसका रिवर्स कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालेंगे और उस अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ ये पूरा वैल्यूएशन भी खत्म होता है। अब कर हर मैदान फतेह, माहौल बनेगा शानदार वाला। अगर इस कंसिस्टेंसी से आपने अपना रिवीजन किया सर, आपकी सफलता में वी विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड सर वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी। माहौल बनाइए पढ़ाई का, अपने सपने ही नहीं है सर, अपने फैमिली के भी सपने आपके पीछे सर, लग जाइए पूरी पढ़ाई में। एंड सर जो भी बच्चे सीए में फाइनल कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। माहौल बनेगा हर घर में पढ़ाई का शानदार वाला। ऑल द बेस्ट गाइस।